नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि माता लक्ष्मी आप सभी के घरों में वास करे और सुख समृद्धि की बारिश रखे हमेशा। और यह भी आशा करता हूं साथ साथ में कि आप सब लोगों की तैयारी एकदम मजबूत चल रही होगी, पुख्ता चल रही होगी, क्योंकि दिवाली का मौका है, दिवाली का अवसर है। दिवाली के दिनों में सब लोग मौज मस्ती तो कर ही रहे होंगे, लेकिन त्योहारों के इस पावन पर्व पर आप सब लोग त्योहारों का आनंद तो लें, त्योहार तो मनाएं, लेकिन साथ में मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आप अपनी तैयारी को ना भूलें, उसको भी साथ साथ में जारी रखें। क्योंकि दोस्तों, अगर दिसंबर में आप लोगों का जेआरएफ हो जाता है तो हर महीने आपकी दिवाली मनने वाली है। इस बात को गांठ बांध लीजिए मेरी को। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली जो यूनिट है उसकी क्लास है ये। और आज हम करने वाले हैं हिंदी कहानी अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र जी की लिखी हुई है। जैनेन्द्र जी जो कि मनोविश्लेषणवाद के द्योतक माने जाते हैं और समाजवादी लेखक माने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मार्मिक कहानी ये लिखी है, गरीबी के बारे में, एक छोटे से बच्चे के बारे में। और इसका संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं। इस प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। अगर इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको नोट्स बना लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आत्मसात कर लेंगे, तो इस कहानी से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला ऐसा कि जो आप छोड़ कर आए। तो आइए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं कि कॉपी पेन पे नोट बनाइए, वही आपको जीवन भर काम आने वाला है। अपना अपना भाग्य है आज का हमारा टॉपिक, हिंदी कहानी जैनेन्द्र द्वारा लिखी हुई। पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी जो है ये 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। जो भी पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा उनको। और ये जो है वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। देखिए यहां पर जो है डाउट है, लॉजिकल डाउट है कि कहानी जो लिखी गई वो तो 1931 ईस्वी में लिखी गई, लेकिन ये जिस कहानी संग्रह में संकलित है वो 1930 ईस्वी का है। ये कैसे हो गया? कहानी बाद में लिखी गई और कहानी संग्रह में पहले आ गया। तो दोस्तों, कहानी संग्रह के भी संस्करण आते हैं। 1930 में वातायन का पहला संस्करण आया था, इसके अगले संस्करण में इसको ऐड किया गया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहीं पर इसी कारणवश कुछ विद्वानों का अलग मत है। वो क्या कहते हैं कि इसका प्रथम प्रकाशन तो 1929 ईस्वी में ही हो चुका था, विशाल भारत पत्रिका में, जो कि कलकत्ता से निकलती थी। कहां से निकलती थी उस समय पर? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत पत्रिका जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, उसमें इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हो चुका था। लेकिन ये मान्य मत नहीं है दोस्तों, ये मत जो है ये मान्य मत नहीं है। ये वाला मत मान्य नहीं है। 1929 वाला मान्य मत जो है वो यही है कि 1931 में तो ये लिखी गई थी और वातायन कहानी संग्रह 1930 में ये संकलित है। दोस्तों, इसे मानो या ना मानो, लेकिन हमें यही समझ के चलना है, हमें यही याद करना है। प्रश्न पत्र में अगर आता है ये प्रश्न तो हमें 1931 ईस्वी लगा के आना है इसका रचना काल, और 1930 ईस्वी में वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। अगर कहानी संग्रह का नाम आता है तो ये लगा के आना है 1930 ईस्वी वातायन कहानी संग्रह। ठीक है दोस्तों, यही सत्य है। हाँ, यह कहानी संवाद शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? संवाद शैली में लिखी गई है। कहानी अपना अपना भाग्य जो है इसमें जैनेन्द्र जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। एक गरीब पहाड़ी बच्चे की ये कहानी है जो कि
ठंड के मारे सिकुड़कर मर जाता है और जो धनाढ्य वर्ग है वो उससे झूठी सहानुभूति ही दिखाता रहता है। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि गरीब बच्चा जो है वो ठंड में सिकुड़कर मर जाता है, लेकिन संवेदनहीन धनाढ्य वर्ग उसे देखता रहता है, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं रखता है। लेकिन कुछ धनाढ्य वर्ग है जो वहां पर गौण रूप से दिखाया गया है, जो बातचीत कर रहा था आपस में वे जो धनाढ्य लोग थे वो बातचीत तो कर रहे थे और झूठी संवेदना भी वो दर्शा रहे थे। इस कहानी का अंत दुखांत है, ये दुखांतक कहानी है जो पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उसमें मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। प्रमुख उद्देश्य इस कहानी का यही है कि संवेदनहीनता को दर्शाना। एक और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी, जो गरीब होता है उसको उपेक्षित जीवन जीना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी होती है। और अमीर वर्ग जो है वो उसको निर्दयता से ट्रीट करता है, हमेशा निर्दयी व्यवहार दिखाता है। ये लेखक का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो इस कहानी के दो उद्देश्य हो गए हैं, एक तो सामाजिक विषमता को दिखाना, एक गरीब जो मजबूरी में जीता है और अमीर वर्ग जो है वो उसका शोषण करता है, उसके प्रति संवेदनहीन हो चुका है, यह दर्शाना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर हमने कहानी के प्रकाशन के बारे में जान लिया, कहानी का जो मुख्य सार है वो हमने जान लिया और कहानी के उद्देश्य हमने जान लिए हैं। आगे देखते हैं कहानी के पात्र कौन कौन हैं। तो कहानी के मुख्य दो पात्र ही हैं। कौन है? एक तो 10 वर्ष का अनाथ बच्चा है, पहाड़ी बच्चा है ये, एक कथानायक है और एक कथानायक का मित्र भी है। प्रमुख पात्र यहां पर दो ही हैं, एक तो कथानायक और एक गरीब बच्चा। कथानायक का जो मित्र है उसके साथ में संवाद हुए हैं कथानायक के, तो ये भी एक पात्र इसमें है। शैली कौन सी है? यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली? अगर शैली वाला प्रश्न आता है कि किस शैली में यह रचित है, तो यह आत्मकथात्मक शैली में रचित कहानी है। और ये कहानी जो है ये 4 भागों में विभक्त है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है यूजीसी नेट के लिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बन रहे हैं आजकल। कितने भागों में विभक्त है ये कहानी? ये कहानी 4 भागों में विभक्त है। आइए देखते हैं, अब मेन कहानी पर चलते हैं। अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ये कहानी। आरंभिक पंक्तियां, जैसा कि मैंने बताया सभी नाटकों, निबंधों और कहानियों की आरंभिक पंक्तियां हमें पता होनी चाहिए, आती हैं एग्जाम में ये। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। ये कहानी का पाठन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी YouTube की वीडियो रेजोल्यूशन जो है उसको 720 पर कर लीजिए, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। आंखों से क्लियर दिखाई देगा तो दिमाग में क्लियर पिक्चर बैठेगी किसी भी कहानी की, किसी भी क्लास की, किसी भी पंक्ति की। ठीक है दोस्तों, और कागज पेन ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। जहां पर मैं राउंड लगाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल का जिक्र आया है। कहां की कथा है ये? नैनीताल की कथा है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। कौन खेलना चाह रहा था उनके साथ में? बादल खेलना चाह रहा था। कथानायक और उसका मित्र सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। नैनीताल की शाम है और उसका थोड़ा सा प्रकृति चित्रण यहां पर कथाकार ने कर दिया है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। पोलो वाला मैदान था एक,
और वो कहां था? पीछे था, बेंच के पीछे था। इस प्रकार के प्रश्न भी बन रहे हैं दोस्तों, मानिए मेरी बात को, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अंदर तक की बातों को पूछ रहा है आजकल यूजीसी नेट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पोलो का मैदान आखिर था कहां? बेंच के पीछे की तरफ था। हम पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था। बेंच के सामने क्या था? प्रमोद गृह था, जहां सुहावना सरील रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में ही वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली पंक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो हॉकी कहां खेल रहे थे। तो इसमें ऑप्शन में दे सकता है हॉकी ग्राउंड में, सड़क पर, बेंच के सामने, या फिर पोलो ग्राउंड में। तो हम उस समय पर अचंभित हो सकते हैं कि पोलो ग्राउंड में भी हॉकी खेली जा सकती है क्या। ठीक है दोस्तों, वो खेल रहे थे हॉकी, हॉकी ग्राउंड में नहीं बल्कि पोलो ग्राउंड में। ये याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई से जीवित थे। यहां पर बच्चों का जो मन है उसको चित्रित किया है कथाकार ने। किस प्रकार से कि बच्चे जो होते हैं उनको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती है। जब वो खेलने लग जाते हैं तो अपनी ही दुनिया एक अलग बना लेते हैं, उससे बाहर उनको कुछ नहीं सूझता है। सड़क पर नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। वह प्रवाह कहां जा रहा था और कहां से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उनमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। यहां पर परतंत्र भारत के चाटुकार हिंदुस्तानियों का व्यंग्यपूर्ण विवेचन यहां पर किया है हमारे जैनेन्द्र जी ने, लेखक ने। क्या गर्व से तने हुए अंग्रेज थे और चिथड़ों से सजे घोड़े थे, और उन घोड़ों की बाग किसके हाथ में थी? जो अपने जमीर को बेच चुके हैं, जो कुत्ते की तरह दुम हिलाना, यहां पर सीधा सीधा कुत्ता कह दिया है उनको, दुम हिलाना सीख गए हैं। यहां पर देखिए दुम हिलाने वाली बात हो गई है। तो जो चाटुकार हिंदुस्तानी थे अंग्रेजों के, उनको यहां पर कुत्ता कह दिया है। दूसरे शब्दों में भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज के बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। पीली पीली आंखों वाले यहां पर दर्शा दिया है कि उनको संपूर्ण भोजन, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। माल नोरिशमेंट के शिकार थे वो। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी,
तेज चलती थी। कैसे चलती थी अंग्रेज ने? वो चलती थी तेज। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। यहां पर अंग्रेजों की जो निर्ममता है उसको दर्शा दिया है। अंग्रेजों की जो मेम साहिब थी उनकी निर्ममता ऐसी होती है कि वो कोड़े बरसा देती हैं। तो जो साहब थे, अंग्रेज साहब थे, उनकी निर्ममता का जो पारा है, उनकी निर्ममता का जो पैमाना है वो कितना ऊंचा होगा इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के दर्शन को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गड़ाए कदम कदम बढ़ा रही थी। यहां पर वेशभूषा और जो संस्कृति है उसका अलगाव यहां पर दिखाया है कि अंग्रेज मेम साहेब और हिंदुस्तानी मेम साहेब किस तरह से एक दूसरे से कितनी डिफरेंट हैं, कितनी अलग थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। क्या था? अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दां पुरुषोत्तम भी थे। वे नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। जो भारतीय नागरिक अंग्रेजों के यहाँ नौकरशाही का काम करने लग जाते थे, कोई छोटा मोटा अफसर तक वो पहुंच जाते थे, बन जाते थे, तो उनके अंदर इतनी ऐंठ आ जाती थी कि वे आम भारतवासियों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे। इस प्रकार का भाव यहां पर जैनेन्द्र जी ने दर्शाया है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे, ओस गिरने लगी थी बारिश की तरह। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। कौन पड़ा था? सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। किसकी बिजली की रोशनियां? तल्ली लाल की। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर रोशनाइयां तारों सी जान पड़ी थी। क्या है दोस्तों? 2 मील की वो थी, 2 मील की झील थी वो। तो यहां पर झील का यहां पर चित्रण किया है कि एक झील थी और उसमें जो है वो बत्तियों की रोशनी पड़ रही थी और उस जल में वो रोशनियां पड़ने से और भी ज्यादा प्रकाशवान वो सड़क हो रही थी, आसपास का इलाका हो रहा था। ये दर्शाया है यहां पर लेखक ने। और वो झील जो थी, वो जो ताल था, वो 2 मील तक फैला हुआ था। ये नोट करने लायक है। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनाइयां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए, यानी बर्फ गिरने लगी थी। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, कोहरा हो गया था, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया।
एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था, यानी कि सब लोग अंदर घुस गए थे अपने घरों में, अपने होटलों में, और कोई भी वहां पर बाहर नजर नहीं आ रहा था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। कौन सा प्रवाह? वो जो भीड़ का प्रवाह दर्शाया था कि रोड पर जो है आप लोगों को हर उम्र के लोग दिखाई पड़ते थे, अभी उनमें से कोई भी एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन हो उठा, यानी कि यहां पर 11 बजे का समय है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 11 बजे का समय हुआ था। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों को चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। यानी कि ये 4 दोस्त थे। कितने मित्र थे? 4 मित्र थे। तो 2 मित्र तो रास्ते में उनका होटल था, वहां पर वो होटल की तरफ हो लिए। वो जो 2 मित्र थे वो पेशे से क्या थे? वकील थे। नोट कर लीजिए, 2 दोस्त उसमें से वकील थे। टोटल ये 4 मित्र नैनीताल घूमने आए हुए थे। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के किनारे, बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर पर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी? जब हम एक साथ कई मित्र घूमने जाते हैं तो किसी एक की नहीं चलती है उसमें। कभी कोई दोस्त बोलता है इधर जाना है तो उसके पीछे पीछे सब दोस्त चल पड़ते हैं। फिर कोई कहता है नहीं मुझे इस वाले शोरूम में जाना है, तो फिर सब उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। इस प्रकार से सभी दोस्त जब तक सेटिस्फाई ना हो जाएं घूम फिर के, तब तक सारे दोस्त साथ साथ में ही घूमते रहते हैं। यही यहां पर हमारे लेखक जैनेन्द्र जी बता रहे हैं कि साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा आओ जरा यहां बैठें। उनके साथ में जो मित्र था उन्होंने उनको बेंच पर बिठा लिया। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। लोहे की बेंच पर वो कब बैठे हैं? रात के 1 बजे बैठे हैं। नोट कर लीजिए इसको, रात के 1 बजे वो बेंच पर बैठे हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। इन्होंने कहा कि चलिए इतनी देर हो गई है यार चलो, लेकिन दोस्त ने कहा अरे नहीं बैठिए। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। जिस प्रकार दोस्तों के साथ अक्सर होता है, अरे भाई बैठो तो अभी जाके क्या करोगे, 2 मिनट हमसे भी बतिया लो, घर पर तो रोज ही जाते हो। इस प्रकार की बातें जो हमारे दोस्त हमारे साथ करते हैं, इसी प्रकार की बातें यहाँ पर जैनेन्द्र ने दर्शाई हैं, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतीत होती है। जिनके खास मित्र होंगे उनको ये बात अच्छे से पता होगी। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। 3 गज से दूरी पर दिख पड़ा, मात्र 3 गज की दूरी से।
क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा था कि बहुत दूर का दिखाई उनको नहीं दे रहा था। वो बच्चा जब 3 गज की दूरी पर आ गया तब कुछ उनको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है, पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे हैं और वह न जाने कहां जा रहा है, कहां जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे न कोई अगला है न पिछला है, न दाया है न बायां है। अर्थात उस बालक की हालत अत्यंत खराब थी। भूख प्यास के मारे उससे चला नहीं जा रहा था। वो इतना कमजोर हो चुका था और ऊपर से भयंकर कपकपाती हाड़ कपा देने वाली सर्दी और उस बच्चे के शरीर पर न के बराबर कपड़े थे, इसीलिए उसकी हालत जो है वो बहुत ही बदतर हो चुकी थी। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का बच्चा होगा। बच्चे की उम्र 10 बरस, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें बड़ी अच्छी पर रूखी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। एक गरीब बच्चा जिसके पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, ऊपर से बर्फ गिर रही है, घनी सर्दी है, घना कोहरा है, ओस बरस रही है। उस बच्चे को कुछ समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आएगा। उसको तो बस भगवान से यही विनती वो कर रहा होगा मन ही मन कि हे प्रभु, कहीं से कोई गर्माहट के लिए कोई कपड़े मुझे दे दे, कोई मुझे 2 रोटी खिला दे। यही उसके दिमाग में चल रहा होगा। उसको कोई होश हवास नहीं रहा होगा। जैनेन्द्र जी ने थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहा है इस कथा में। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। अचानक से उस बच्चे को लगा, अरे मुझे भी किसी ने बुलाया, और वो उनके पास चला गया। तू कहां जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। गरीब आदमी है, कुछ नहीं है उसके पास, क्या करेगा वो? घूमेगा नहीं, इधर उधर भटकेगा नहीं तो उसका मूक चेहरा भी बहुत कुछ जवाब दे रहा था। कहां सोएगा? यहीं कहीं। कल कहां सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। नौकरी से उस छोटे बच्चे को क्या मिलता था? 1 रुपया 1 रुपया मिलता था और जूठा खाना मिलता था। इसका अर्थ है कि वो किसी होटल पर या किसी ढाबे पर कार्यरत था, जहां पर उससे ढाबे के सभी काम करवाए जाते थे। आमतौर पर छोटे बच्चों को बर्तन धोने में, रसोई की मदद करने में, कहीं पे भी उसको लगा दिया जाता है। खाना परोसने में, टेबल साफ करने में, किसी भी काम में उसको लगा दिया जाता है और उसे बहुत ही थोड़ी सी रकम दी जाती है, पैसा दिया जाता है और उसको खाने के लिए कुछ वहीं पर दे दिया जाता है। ऐसा चलता आया है हमारे देश में। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं खाया था। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहां? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। मजाक बना रहे? इस समय पर उस बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा? सोचो कि वो आदमी उससे पूछ रहा है, इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा? अरे भाई, मैं इतना गरीब हूं यार, मेरे पास कुछ है नहीं, तभी तो इन कपड़ों में घूम रहा हूं मैं। क्या क्या चल रहा होगा उसके मन में? और उसे मजाक लग रहा होगा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर जमीर वाला वो बच्चा होगा। लेकिन दोस्तों, गरीबी जमीर नहीं देखती है। जब गरीबी आती है तो जमीर
धरती से 6 फीट नीचे गड्ढे में गड़ जाता है। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। बच्चे का गांव कहाँ था? नैनीताल से 15 कोस दूर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी। बाप क्या करता था? यहां पर देखिए, बाप और मां में कितना भेद दिखा दिया है। भूखे दोनों ही रहते थे, लेकिन भूखेपन में, भूखे पेट एक मर्द क्या करता है और एक औरत क्या करती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दर्शाया है जैनेन्द्र जी ने कि नर भूखा होगा तो वो मादा को मारेगा, पीटेगा, और जब मादा भूखी होगी तो वह रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यह स्त्री की स्थिति थी उस समय पर, भारतीय नारी की स्थिति दर्शाई गई है। माँ रोती थी तो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहां आए, वह अब नहीं है। उसके साथ में जो दोस्त आया था वो नहीं था दोस्तों उसके साथ में। क्या पूछता है कथानायक का दोस्त? कहां गया? मर गया। बड़ी आसानी से उस बच्चे ने बोल दिया, मर गया। क्योंकि गरीबों का मरना हमारे देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार कीड़े मकोड़े मरते हैं कोई ध्यान नहीं देता है, इस प्रकार गरीब व्यक्ति को कोई ध्यान नहीं देता है, मर रहा है या जी रहा है। मर गया, मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। यहां पर देखो, यहां पर बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, वो परतें खोल रहा है, सच्चाई की परतें दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है समाज का। क्या कह रहा है? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। ये भी नोट कर लीजिए, उसके दोस्त को किसने मारा था? साहब ने मारा था। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। उस बच्चे को लेके वकील दोस्तों के होटल में पहुंच गए। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे। क्या लपेटे थे वकील साहब? कश्मीरी दोसाला लपेटे थे। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। पैरों में पूछा जा सकता है पैरों में क्या थे? हम लोग सोचेंगे कि भाई सर्दी थी तो ऊनी जूते पहन रखे होंगे। नहीं, वो वकील जब नीचे आए थे उनसे मिलने के लिए, तब उनके पैरों में चप्पलें थी दोस्तों। नोट कर लीजिए इसको। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी, क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी, वो सब लोग सो चुके थे। और इतनी रात में अगर आप सर्दी के मौसम में किसी को रजाई से निकाल कर और उससे कुछ बात करना चाहोगे तो झुंझलाहट होगी ही। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकरी की जरूरत थी न? देखिए, यह लड़का है। वकील साहब को दिखा रहा है कि यह लड़का है, नौकर के लिए फिट रहेगा। ये कहां से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। कथानायक का दोस्त सिर्फ एक ही बात कह रहा है, जानता हूं, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि यह लड़का बेईमान नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी के सोने झटपट चले गए। क्या किराया था? वकील साहब के होटल का क्या किराया था? 4 रुपए प्रतिदिन, जो कि उस समय पर बहुत बड़ी कीमत थी। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, कुछ पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगा। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था।
अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। कथानायक के दोस्त के जेब में कितने पैसे थे या फिर किस प्रकार के नोट थे? तो 10-10 के नोट थे, नोट कर लीजिए। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। वो गरीब को सांत्वना देने के लिए, अपनी झूठी संवेदना दर्शाने के लिए उसे पैसे तो देना चाहता है, लेकिन उतने ही देना चाहता है कि वो बच्चा थोड़ा सा हर्षित हो जाए और हमारे मन में भी ये हो जाए कि हमने कुछ हेल्प की। लेकिन इस प्रकार की हेल्प नहीं भाई कि बच्चा अच्छे से खाना खा ले, कोई कपड़े पहन ले, नहीं। हेल्प के नाम पे ही हेल्प कर रहे थे वो, बस नाम मात्र के लिए। सचमुच मेरी पॉकेट में भी नोट ही हैं। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरे मुंह की ओर देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलना। कहां रहते थे कथानायक और उसका मित्र? होटल डी पब में रहते थे। और सुबह कितने बजे बुलाया था? 10 बजे मिलने के लिए उस लड़के को बुलाया था। हाँ, कुछ काम जरूर देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। लड़का क्या कहता है? कुछ काम जरूर देंगे हुजूर। यहां पर कथानायक का दोस्त कहता है, हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहां सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उस प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। लड़के ने देखा कि भाई यहां तो कोई बात बनी नहीं, कोई एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मिली मुझे, और इन्होंने झूठा दिलासा देकर भेज दिया कि होटल डी पब में सुबह 10 बजे आके मिलना हमें, हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ देंगे। भाई इतनी रात गए, तुम क्या ढूंढ दोगे मेरे लिए? और वो निराश होकर वहां से निकल पड़ा और कोहरे में वो खो गया कहीं। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लग रही थी। देखो यहां पर सर्दी बता दी है कि कोटों को पार करके तीर सी लग रही थी, लेकिन वो बच्चा एक सड़ी हुई कमीज में घूम रहा था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। यहां पर बता दिया है, लेखक ने बता दिया है कि कुछ भी कहो, स्वार्थ कहो, चाहे लाचारी कहो कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी निष्ठुरता कहो कि हम दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहते कुछ, या फिर हमारी बेहयाई कहो उसको। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। वो हम अपने नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों वाली कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले लोगों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। इतनी बर्फ गिरी कि वो गरीब बच्चा ठिठुर कर मर गया, बर्फ के नीचे दबकर वो मर गया। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था।
बहुत मार्मिक लाइनें, बहुत ही बड़ी पंक्तियां यहां पर जैनेन्द्र जी ने लिखी हैं। ये जो अंतिम वाली पंक्ति है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए इसको। बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। अगर गहराई से सोचा जाए कि मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए, दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने स्वयं, प्रकृति ने कहा कि अगर इस बच्चे को कफन नहीं मिलेगा तो सारा इल्जाम मुझ पे आएगा, और मेरे ही बनाए हुए तो ये इंसान हैं, उनकी बेहयाई को ढकना मेरा कार्य है। एक मां की तरह प्रकृति ने सोचा और उस बच्चे के शरीर को बर्फ से ढक दिया, बर्फ का ही कफन बना दिया। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। अंत में यही कहा जाता है कि अपना अपना भाग्य, इसकी तो आई थी भाई, ये तो मर गया। इसी प्रकार की बातें अंत में कही जाती हैं। कुछ नहीं रहता है कहने सुनने के लिए, और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, भारत चलता रहा है और चल रहा है इसी प्रकार। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, अच्छे से कहानी को समझा दिया है। विश्लेषण, समग्र विवेचन, व्याख्या, सब कुछ मैंने आप लोगों को इसमें करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दीजिएगा क्लास को, चैनल को, और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जो कि यूनिट नंबर 2 की होने वाली है। उसमें हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।